ठीक है, चलो जी करें आज का सेशन स्टार्ट। आज हमने सोगा रिवाइज कर, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं आपको क्या दिखा दूं, वेटेज दिखा दूं इस चैप्टर की। ये देख, जो वेटेज वाली नोटिफिकेशन आई थी हमारी, उसमें ये देखो जरा वेटेज। सोगा को 15 से 20% एलोकेट कर रखा है। 15 से 20% मार्क्स किस में से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे सोगा में से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में से। ठीक है जी, और इसके 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, इसके 4 यूनिट्स है जैसे हमने क्लास में किया था। ठीक है, तो पहले 2 यूनिट्स आज कर लेते हैं, नेक्स्ट 2 यूनिट्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर हम। ठीक है, आओ जरा थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे हम रिवाइज करेंगे, आओ जरा। ठीक है, तो ये एक्ट का नाम क्या है हमारा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें हमने पढ़ा था, है ना, कि मतलब सेल्स वगैरह करनी होती है। पहले पता है आपको, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये जो सेल्स वगैरह जो होती है हमारी इंडिया में, ठीक है, और ये मेनली किसके ऊपर, ये जो एक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सारी सेल्स से रिलेटेड बातें करते हैं। ये एक्ट का मेन बेस क्या था, इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893। ठीक है, हमारे अंग्रेजों से हमारे को एक बेस मिला है अपने लॉ का। ठीक है, और मतलब जो भी चीजें थी ना, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बाद में आया। इससे पहले क्या था, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872। उसी से ही हम चीजें सारी देख रहे थे, सेल से रिलेटेड भी। पर ना फिर बहुत ज्यादा नीड राइज हुई कि सेल से रिलेटेड कुछ अलग होना चाहिए एक्ट। तो फिर इसके बाद आया सेल्स ऑफ गुड्स 1930। ठीक है, कभी केम इनटू फोर्स हुआ 1 जुलाई 1930 को, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर। उससे पहले ना इंडिया, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी सेल्स वगैरह रेगुलेट हो रही। फिर पर उसके बाद नीड अराइज हुई कि नहीं यार, सेल्स के लिए अलग से होनी चाहिए, इतनी सेल्स हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड एट 1930 आया। ठीक है जी, ये एक चीज हुई। अच्छा, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसमें कौन सी तरह की गुड्स या प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे अगर आपको ध्यान। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर। ठीक है, यहाँ पे हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करके चलेंगे, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, उनका अपना एक्ट है, क्या नाम है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है जी, ये है। तो यहाँ पर एक्ट में हमने मूवेबल गुड्स की बात करनी, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करनी है। और कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस भी यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट पे लगेंगी, या जो भी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर भी लगेंगी। जहाँ पे अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन ना हो तो वहां पे भी वो प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में सबको, बोलो जी बोलो। हाँ जी, समझ रहे हो बच्चों। यस मैम। ठीक है, उसके बाद फिर ना डेफिनेशंस पे आ गए थे। देखो, बायर, जिसने गुड्स खरीदने हैं या अग्री कर लिया खरीदने के लिए, सेलर, जिसने बेचने या अग्री कर लिया बेचने के लिए, ये दो पार्टीज होती है हमारी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारी गुड्स से रिलेटेड। कहते गुड्स क्या है, गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है ये। जो हमने अभी बात की, सेल्स ऑफ गुड्स है, किससे डील कर रहा है, हमारा मूवेबल गुड्स, नॉट इमूवेबल। बट क्या चीज नहीं होती इंक्लूड, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। कहते पैसे पूसे नहीं इंक्लूड करने, ना हमने एक्शनेबल क्लेम जिसके ऊपर हम कुछ केस कुछ करके एक्शन लेके हम क्लेम कर सके, ये चीजें नहीं इंक्लूड करनी हमें। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम होता कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल। कहते विच कैन बी फोर्स्ड ओनली बाय एक्शन और सूट। कहते जो चीज अगर हमारे को क्लेम करनी है तो हम वो केस कुछ करके उसको क्लेम कर पाए। कहते गुड्स में वो चीजें नहीं इंक्लूड करनी, एक्शनेबल क्लेम या पैसा। ठीक है जी, ये नहीं हमने करना है यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। कहते इवन एफडी आर कंसिडर्ड एज गुड्स। ठीक है, जो एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो उनको कंसिडर किया जाता है, पर वो मनी को, ठीक है, और किसको, एक्शनेबल क्लेम्स को नहीं किया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए क्या चीजें नहीं होती इंक्लूड। ठीक है, और क्या चीजें इंक्लूड होती है मूवेबल प्रॉपर्टी में, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। कहते जो जमीन से जुड़ी हुई है चीजें, पर उनको बेचने से पहले क्या किया जाता है, विच आर अग्री टू बी सेवर्ड और सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
कहते हैं कि यहाँ पे गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, कहते हैं वो सारी चीजें धरती से जुड़ी होती है। पर उसको बेचने से पहले क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है धरती से, तभी वो बेच सकते हैं, है ना। नहीं तो धरती को उखाड़ के कैसे, है ना, वो खुद उसको उखाड़ा जाता है सामान को, फिर वो बेचा जाता है। सेवियर्ड मतलब अलग किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, ये किया। और गुड्स में क्या इंक्लूड है, टेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स, तो हर तरह की चीजें इंक्लूड हो जाती है। स्टॉक एंड शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, मतलब बहुत यहाँ पर वाइडर टर्म है हमारी मूवेबल गुड्स। ठीक है, तो ये आ गया समझ में बच्चों, मूवेबल गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी। हाँ जी, समझे। हाँ जी बच्चों, समझे। Yes, ma'am. हाँ जी ठीक है, मैम। अब आगे चलो। गुड्स को आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, कौन सी तरह के गुड्स में, तीन तरह के गुड्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। 5 मिनट का काम है सारा फिर से रिवाइज करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब इसको आगे फर्दर डिवाइड किया, देखो स्पेसिफिक, असर्टेड और अनअसर्टेड। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जिसके बारे में आपकी मतलब दो पार्टीज के बीच में डील हो रही है, सेल की बात चल रही है ना, जिस चीज से रिलेटेड सेल होनी है, जिस गुड्स की सेल होनी है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस टाइम जब वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, या सेलर के पास वो चीज है, ठीक है, उसके उसके पास है वो चीज, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम पे। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब वी कैन आइडेंटिफाई दोज गुड्स। ठीक है, हमें पता है वो चीज कि हमने क्या खरीदनी है, या सेलर ने क्या बेचना है, बायर ने क्या लेना। ठीक है, और अग्री किया है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है ना, तब आइडेंटिफाई किया है और पता है। जैसे 5 कार्स हैं वहां पे पड़ी, उसमें से आपने बता दिया भाई मेरे 5 में से अलग अलग है, वैगन आर है, मारुति है, सेंट्रो, तो आपने कहा इसमें से मुझे सेंट्रो चाहिए काले रंग में। ठीक है, तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इजीली। ठीक है, ये है। उसके बाद असर्टेन गुड्स। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, असर्टेन मतलब जिसका पता लगाया जा सकता है। कहते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका था, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया। इधर क्या था, यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, ये देखो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तब आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ पे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, कहते जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तब आपको वो गुड्स का पता ही नहीं है। ठीक है, आप वो आइडेंटिफाई नहीं, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड सर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखे, एक्स के पास 10 हॉर्स है, ही प्रॉमिस टू सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई व्हिच हॉर्स ही विल सेल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। कहता चाहे पिछले वाले एग्जांपल ले लो कि 5 कारें खड़ी हैं, वो कहता एक बेच दूंगा आपको, पर इसमें पता ही नहीं एग्जैक्ट कौन सी है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो पता ही नहीं, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई और असर्टेड, ना कस्टमर ने आइडेंटिफाई किया, ना उसको पता लगाया जा सकता। ठीक है, जब पता लगाया जा सकेगा उसको क्या बोल देंगे, सर्टेन या स्पेसिफिक। हाँ जी बताओ बच्चों, ये समझ आया, बोलो जी बोलो बच्चों। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो हमने ऊपर क्या किया, ये एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में पढ़ लिया, आगे स्पेसिफिक है, सर्टेन और सर्टेन। फ्यूचर गुड्स, नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर में आएंगे वो गुड्स, अभी नहीं है। ठीक है, अभी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किए तब नहीं है वो गुड्स, बाद में आएंगे। ठीक है, बाद में आएंगे, जैसे 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटोस टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड। कॉन्ट्रैक्ट तो सेल कर लिया कि 1000 क्विंटल पोटैटो हम लेंगे, वो बेचेगा, पर अभी उसने उगानी है। ठीक है, उगाने के बाद फिर वो देगा फिर। ठीक है, टू बी ग्रोन, फ्यूचर में आएंगे वो। ठीक है, तो दीज आर फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट गुड्स, भाई इसमें जो गुड्स होने हैं ना, जो आपके पास आने हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आगे जाके कुछ इवेंट होना है या नहीं होना उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल किया था, एग्रीज टू सेल टू बी अ पिकासो पेंटिंग। ठीक है, एक यहाँ पर बहुत एक स्पेशल पेंटिंग है आर्टिस्ट के द्वारा। ठीक है, ए ने अग्री किया कि मैं तेरे को बी को क्या बेचूंगा, पिकासो पेंटिंग, प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट प्रेजेंट ओनर। ए ने क्या किया, अग्री कर लिया कि मैं तेरे को ना वो पेंटिंग बेचूंगा जो स्पेशल वो आर्टिस्ट की है।
पर वो भी तभी बेच पाऊंगा कि अगर जिसके पास वो पेंटिंग है उसने मुझे देने के लिए हाँ बोल दिया। तो ये कंटिंजेंट है, ये चीज का होना आगे जाके किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है, तो दिस इज कंटिंजेंट गुड्स। हाँ जी बच्चों, समझ आया ये चीज? बोलो जी। हाँ जी मैम। ठीक है ना बच्चों? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर। ठीक है, पढ़ लो, थोड़े दिन की बात रहेगी, टेस्ट अच्छे से दो बच्चों, सभी पढ़ के दो। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपके गलत हो रहे। ठीक है, कल आपके वो आंसर शीट्स लेके आऊंगी, फिर हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, फिर डिलीवरी करना। डिलीवरी का क्या मतलब होता है भाई? ट्रांसफर करना पोजेशन, पहले सेलर के पास था, वो ट्रांसफर करे पोजेशन है, वो बायर के पास आ जाएगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, ये डिलीवर हम बायर को भी कर सकते हैं या उसको भी ऑथराइज्ड पर्सन या एजेंट है उसको भी कर सकते हैं। अब डिलीवर की टाइप्स ऑफ डिलीवरी या फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या क्या? एक्चुअल डिलीवरी, जब हाँ सेलर क्या करे, फिजिकली डिलीवर कर रहे बायर को, उसको बोलते हैं एक्चुअल। डायरेक्ट डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हमने पहले चैप्टर्स में भी किया हुआ है। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किया था अगर आपको ध्यान है ना, कैसे डिलीवर करते हैं, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है? इसका डायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होता है? इसमें जहां पे गुड्स हैं ना वहीं पड़े रहते हैं, ठीक है, बस उसका मालिक बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे वेयर हाउस वाला एग्जांपल लिया था, वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए अग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। पहले जो गोडाउन में सामान पड़ा था, ठीक है, वो ए के लिए सामान संभाल के रखा था गोडाउन में, अब वो तो आगे बेच दिया बी को, अब वो बी के बिहाफ पे संभाल के रखा जा रहा है। तो यहाँ पे विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन गुड्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसको डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट भी बोला जाता है, डिलीवरी बाय अटॉनमेंट भी बोला जाता है बच्चों, ये इसके नाम है, डिलीवरी बाय अटॉनमेंट या डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे कुछ कुछ बदलाव नहीं हुआ, सामान जहाँ था वही है, ठीक है, पर उसका वो मालिक बदल गया था, तो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। फिर तीसरी तरह की डिलीवरी की सिंबॉलिक, ये भी इनडायरेक्ट है। इसमें क्या होता है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? सिंबॉलिक डिलीवरी, यहाँ पे भी क्या चाबी दे करते दी हैं? उसको हाँ बिल्कुल, वेयर हाउस। जैसे हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे हमने वो कार वाला एग्जांपल किया था एक, है ना, कार या तो खुद वो ले गए वहां पे, है ना, जिसके घर देनी थी वो खड़ा है, या चाबी दे दिया, ठीक है, ये चीज हो गया। पर अगर यहाँ पर हम बात करें, ये देखो, की ऑफ वेयर हाउस, यहाँ पे चाबी पकड़ा दी वेयर हाउस, ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी, ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि अब इसका मालिक जो था वो बदल गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, चाबी दे दी भाई, ये गाड़ी की चाबी दे दी, या हमने वो वेयर हाउस गोडाउन की चाबियां दे दी, ठीक है जी, ये चीज हो गया। और यहाँ पे कहते हैं कुछ वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होते हैं, कई बार हम वही रिसीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे देते हैं दूसरे बंदे को, है ना, तो फिर वो उसके पास चले जाते हैं गुड्स। और यही हमने इधर किया था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होते हैं? बहुत सारे, चाहे वो शिपिंग से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, है ना, अलग अलग वो ट्रांसपोर्ट वे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम दे रखे हैं, जो कि आपको बताते हैं कि ये गुड्स किसके हैं, किसका हक है ये गुड्स के ऊपर। तो क्या कर सकते हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरों को, ये चीज है। फिर आगे नीचे दिया डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कहते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या बताते हैं? ये किसके नाम पे है? ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल में उसमें नाम नहीं लिखा होता, वो आगे आगे वो चीज ट्रांसफर हो सकती है, पर जहां पे से बंदे का नाम लिखा हुआ है ना कि ये चीज इसकी है, वो ऐसे ही नहीं ट्रांसफर हो सकती चीज, उसमें परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी की, या आगे अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर आगे वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये हम कुछ डेफिनेशंस कर रहे थे। मर्केंटाइल एजेंट, वो एजेंट जो क्या करते हैं, जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है गुड्स वगैरह बेचने की, किसी और के बिहाफ पे, है ना, गुड्स खरीदने बेचने की, पैसे रेज करना, या गुड्स गिरवी रखे हैं उसके ऊपर पैसे वो लेना, लोन लेना, पैसे रेज करना, बोरो करना, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या, ओनरशिप, कि जो हक हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सेल में क्या होता है बच्चों, हम डिलीवर जो कर रहे हैं, सामान दे भी रहे हैं, साथ में ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों,
प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स हम ट्रांसफर हो रही है, इधर ये किया था। फिर इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है भाई, जब लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से, उसको दिवाला निकल जाता है बंदे का, ये बोलते हैं सीजेस टू पे डेट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो कर्जा नहीं चुका पा रहा इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और कैन नॉट पे डेट्स एज दे बिकम ड्यू, या जब ड्यू हो जाते हैं वो नहीं पे कर पा रहा अपना, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। फिर प्राइस का क्या मतलब है भाई, जो गुड्स बेच रहे हो उसके बदले कितना आप प्राइस लोगे, है ना, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, वो एसेंशियल एलिमेंट है ये प्राइस, फ्री में थोड़ा ना आप बेच रहे हो, बदले में कितना पैसे लोगे, वो प्राइस गुड्स का क्या है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, स्टेट क्वांटिटी, यहाँ पे वो किया हुआ है न्यूमेरिक टर्म्स, है ना, यहाँ पे इधर क्वालिटी लिखा हुआ है, क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ, इधर क्वालिटी लिखा हुआ। क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब कितना, क्वालिटी मतलब भाई किस हालत में है वो, ठीक है, सही कंडीशन में होनी चाहिए, सही स्टेट में होनी चाहिए वो चीज जो आप बेचने जा रहे हो या जो बंदा खरीद रहा है, क्वालिटी सही होनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, ये समझ आई आपको डेफिनेशंस? बोलो जी बोलो। Yes, ma'am. ठीक हाँ है, तो जी ये मैम। मतलब सच में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन फ्यू मिनट्स आपका पूरा चैप्टर हो सकता है। था क्या यहाँ पर, नाम से पता चल रही हैं चीजें। ठीक है, मतलब रेगुलर रहोगे क्लासेस में या ये सेशन में तो बहुत इजी बन जाती हैं चीजें, और खुद से भी थोड़ा बहुत बस जो किया क्लास में बस फटाफट से नजर मारी। ठीक है, आगे आओ, अब हम चलते हैं कहाँ पे, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या मतलब है। सेल में मतलब हम क्या करते हैं, जो ओनरशिप हो जाती है साथ के साथ ट्रांसफर कर दी जाती है, प्रॉपर्टी इन गुड्स या ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली साथ के साथ। पर एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, प्रॉमिस किया जा रहा है, एकदम नहीं ट्रांसफर हो रही ओनरशिप, आगे जाके होगी फ्यूचर डेट पे। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको आगे जाके ना ये सामान बेच देंगे। ठीक है, मतलब वहां पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि आगे जाके फ्यूचर डेट पे आपको वो बेच देंगे, अभी नहीं ओनरशिप ट्रांसफर, बाद में होगी, वो भी ऑन अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ठीक है जी, तो वो पूरी करोगे तब आपके पास वो सामान आ जाएगा। ये हो सकता है कुछ टाइम पीरियड लिखा हो कि 6 महीने बाद मिलेगी आपको, या टाइम पूरा हो गया, या वो कंडीशन पूरी हो गया ना, या वो टाइम पूरा हो गया, या जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी आपने या कंडीशन पूरी कर दी तब आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ आया बच्चों? हाँ जी बोलो जी। Yes, ma'am. ठीक है, तो इधर ये लिखे व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल जो आपने प्रॉमिस की सेल में कब कन्वर्ट होगा, मतलब आगे जाके कब हम वो उसको, जब वो टाइम आएगा ओनरशिप ट्रांसफर करने वाला कब करेंगे आगे जाके फ्यूचर डेट पे, वही आपको बताया ना, या टाइम इलैप्स, या टाइम पूरा हो गया उस चीज का, या कंडीशन फुलफिल होगी, वही दो चीजें जो आपको बताई, टाइम या कंडीशन फुलफिल। और अच्छा, कहते हैं क्या जरूरी एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कहते क्या जरूरी एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, तो ये देखो सिंपल सी चीजें इधर दे रखी है, क्या लिखी हुई है, कहते कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, और वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम टू सेम तो हो भी नहीं सकता, है ना। फिर आगे कहते जो गुड्स हैं वो मूवेबल गुड्स होने चाहिए। ठीक है, और जो प्राइस इन्वॉल्व है, जो पैसा मिलना है आपको बदले में गुड्स देकर, ठीक है, वो मतलब काइंड में नहीं होना चाहिए, नॉट इन काइंड, सारा का सारा आप वो तो फिर वो बार्टर सिस्टम हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं इन काइंड होना चाहिए, पार्टली हो सकता है, पार्टली इन मनी पार्टली इन काइंड, ऐसे हो सकता है कि आधा कैश दे दिया आधा कुछ और काइंड में दे दिया, पर पूरा का पूरा काइंड में नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है जी, तो प्राइस पे क्या होना चाहिए, प्रॉमिस कर रहे हो आप। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है एब्सोल्यूट है, मतलब अनकंडीशनल या कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे अभी हमने पीछे किया था अग्रीमेंट टू सेल वाला, है ना। तो और कहते हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, केपेबल होनी चाहिए पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। हाँ जी, ये चीज आई समझ में बच्चों? हाँ जी बोलो, बोलो जी बोलो बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है जी, फिर हम आगे थे कहाँ पे बच्चों, फिर हम डिफरेंस पे आगे थे इधर, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, यहाँ पे वो इमीडिएटली हो जाते हैं, फ्यूचर डेट पे होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे एग्जीक्यूटेड मतलब
साथ के साथ हिसाब किताब पूरा। यहाँ पर एग्जीक्यूटरी अभी होना है, कंसिडरेशन वगैरह सब आगे फ्यूचर डेट पे होगा। रेमेडीज ऑफ ब्रीच, अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल ना की यहाँ पे, सेलर क्या कर सकता है? सेलर ने सामान दे दिया, पैसा ना दिए बायर, तो केस कर सकते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे कैन अग्री पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट द स्टेटेड डेट। कहते हैं यहाँ पे जो सेलर है बायर के ऊपर केस कर सकता है पैसा अपना वापस लेने के लिए, क्योंकि उसका हक था, सामान बेचा, प्राइस चाहिए। पर यहाँ पे कहते हैं सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने के लिए यहाँ पे केस कुछ कर सकते हैं, ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट स्टेटेड। क्योंकि बच्चों ये क्या था? अग्रीमेंट टू सेल, आगे जाके सेल होनी थी, आगे जाके सामान देना था और पैसे मिलने थे, अभी तो हुआ नहीं कुछ, तो यहाँ पे डैमेजेस के लिए कर सकते। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज क्या रहेगी इधर? ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज गुड्स के केस में, अगर गुड्स खराब हो जाते हैं उस केस में लॉस कौन बियर करेगा? आगे जाके खराब होगी इधर बायर, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इधर आगे जाके होनी है ट्रांसफर, अभी हुई नहीं तो सेलर के पास। रिस्क किसका है यहाँ पे अगर कुछ लॉस वगैरह हो जाता है? ठीक है, यहाँ पे बायर को ट्रांसफर हो जाती है, उसका लॉस, इधर हुआ नहीं सेलर का। नेचर ऑफ राइट्स क्या है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे जो नेचर ऑफ राइट्स मिलते हैं सेल के केस में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएट्स जस्ट इन रम, इसका मतलब है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के खिलाफ आप लड़ सकते हो। ठीक है, आपका हक है वहां पे। पर यहाँ पे क्या है, अभी तो हक ट्रांसफर नहीं हुआ, पूरी दुनिया के खिलाफ कैसे हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोना, मतलब मींस राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पार्टी, उस स्पेसिफिक पार्टी के साथ जिसके साथ डील कर रहे थे उसी के खिलाफ आप लड़ सकते हो, या आपके पास उसी का ही हक है पूरी दुनिया के खिलाफ। बच्चों डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आप सही करते कई बार। राइट ऑफ रीसेल, ठीक है, सेलर क्या रीसेल कर सकते? नहीं, यहाँ पर तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, और इधर भाई कर सकते हैं क्योंकि ओनरशिप अभी हुई नहीं बायर के पास, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अच्छा, अगर सेलर का दिवाला निकल गया यहाँ पे, फिर अच्छा कोर्ट पता है क्या, वो जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल रिसीवर या साइनी, वो पॉइंट करता है कि वो देखेंगे सारा काम काज। अगर सेलर के केस में दिवाला निकल रहा है तो ऑफिशियल साइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस ऑन द बायर। भी अगर सेलर का दिवाला निकल गया, वो उसने तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, सामान नहीं वापस ले सकता, वो अपने पैसे मांग सकता है बायर से। ठीक है, अच्छा, और इधर क्यों अग्रीमेंट टू सेल में ऑफिशियल साइनी विल एक्वायर कंट्रोल ऑफ द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवर। भाई यहाँ पे ना सामान गया है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, ठीक है ना, पैसे अभी आने की बात है, क्योंकि सामान ही नहीं गया, पैसे कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पे ऑफिशियल साइनी के पास पूरा हक है सामान के ऊपर, और प्राइस तो रिकवर हो ही नहीं सकता क्योंकि सामान नहीं दे रहे आप। कहते हैं, अगर बायर का दिवाला निकल रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर बायर का दिवाला निकल गया तो उस केस में सेल में क्या था, सामान चला गया था, तो ऑफिशियल असाइनी के पास पूरा हक होगा वो गुड्स के ऊपर। समझ आ रही है आपको? और इधर अग्रीमेंट टू सेल में विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। हाँ जी, बायर का अब दिवाला निकल गया है, ठीक है, बायर का दिवाला निकल गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बंदे अपॉइंट किए जाते हैं, ऑफिशियल रिसीवर और साइन। ठीक है, यहाँ पर इस केस में क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा गुड्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, इधर हुई नहीं थी तो ऑफिशियल साइनी के पास कोई कंट्रोल नहीं आएगा। हाँ जी, ये चीज समझ आई बच्चों? बोलो, इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस। हाँ जी, बोलो बच्चों, हाँ जी। बोलो। ये हो गया। अच्छा, आगे हमने किया था क्या? सेल और हायर परचेज में डिफरेंस किया था हमने। हायर परचेज का मतलब पता है आपको क्या था? बोलो बच्चों, हायर परचेज का क्या मतलब था, बताओ जरा। हायर परचेज में क्या था, बताओ जरा। एक टाइम पीरियड के लिए, मतलब वो उसके पास सामान जाएगा, अगर वो टाइम पीरियड तक वो ले लेता है तो उसके पोजेशन भी उसके पास चली जाएगी। हाँ, जैसे कई बार हम कुछ चीजें एकदम नहीं खरीद पाते, है ना? जैसे सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, किसी से। इंस्टॉलमेंट में था हाँ कि हाँ, उसकी लास्ट बिल इंस्टॉलमेंट चली जाएगी तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट उसका बिल्कुल। हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आप सामान खरीदते हो किसी से, है ना, तो आप उसी टाइम पेमेंट करते हो, अभी एकदम आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हायर परचेज में क्या होगा, आप किसी की चीज यूज करने लग जाते हो और इंस्टॉलमेंट्स में किस्तें भरते रहते हो, पर आपको उसके ऊपर ओनरशिप, हक, अधिकार, वो जो ओनरशिप राइट है कब ट्रांसफर होंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे उसके बाद पोजेशन मिल जाती है आपको।
गाड़ी मिल जाती है यूज करने के लिए, पोजेशन मिलता है, ओनरशिप, मालिक वाला हक नहीं मिलता। मालिक वाला हक कब मिलता है? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। ठीक है जी, चलो जी। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, हमने किया था यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? इमीडिएटली सेल के केस में, और इधर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। और यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पार्टी, बायर का यहाँ पे क्या हक है? पोजीशन ऑफ बायर इज दैट ऑफ ओनर। बायर यहाँ पर ओनर कहलाया जाता है। भाई यहाँ पे जो हायरर है, ठीक है, हायरर मतलब जिसने एक तरह से हम बोलते हैं जिसने ली है चीज किसी से, अभी उधार पे कह लो, है ना, क्योंकि अभी वो कर्जा उतार रहा है अपना। यहाँ पे एकदम वो मालिक नहीं बनता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट ना पे करते। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई यहाँ पे जो बायर है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। भाई अगर सामान लिया उसने पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है हायर परचेज में? हायर परचेज में, ठीक है जी, जो सामान ले रहा है वो हायरर बोल देते हैं उसको। वो क्या कर सकता है? कभी भी कैंसिल कर सकता है। कैसे? वो कहेगा भाई मेरे पास और किस्तें नहीं है भरने के लिए, मैं, आप अपनी कार ले लो, तो वो रिटर्न कर सकता है गुड्स, ठीक है, टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ये फॉर्मेलिटी रह जाती है पर नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर ऑफ बायर, ठीक है, कहते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हो गया, बायर का क्या हो गया, दिवाला निकल गया, तो उसका रिस्क या लॉस कौन बेयर करेगा? यहाँ पे सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। यहाँ पर आपने सामान बेच दिया था, उसका दिवाला निकल गया बायर का, यहाँ पे सेलर को झेलना पड़ेगा वो रिस्क। और यहाँ पर जो ओनर था जिसने गाड़ी दी थी, वो कोई रिस्क नहीं लेता यहाँ पे। अगर भाई उसका दिवाला निकल गया हायरर का, वो क्या कहेगा? मेरा सामान दे वापस। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर तो ऑल क्लियर। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है, मतलब जैसे अगर मेरे पास सामान आया, वो हमने लाइन की थी ना, हम अपने से बेटर टाइटल नहीं किसी और को दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, बायर के पास अ गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम। क्या जो सामान हमारे पास आ गया हम आगे उसको बेच सकते हैं? सेल के केस में बिल्कुल बायर बेच सकता है। पर यहाँ पे हायर परचेज में, भाई जब तक वो खुद नहीं मालिक बनता कैसे बेच दे? हायरर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तब वो मालिक बनेगा, उसके बाद तब वो बेच सकता है। रीसेल, तो यहाँ पे बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, आगे भी बेच सकता है। और इधर जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं पूरी होती है आगे नहीं बेच सकता। हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ आई? बोलो जी बोलो। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बस एक रीडिंग देनी होती है फिर हमें, और आते हैं डिफरेंसेस भी। फिर आगे करते हैं सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट क्या थी बताओ जरा, सेल एंड बेलमेंट, याद है सेल एंड बेलमेंट? जब किसी काम करने के लिए हम गुड्स लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जैसे वो काम हो जाए फिर उसको रिटर्न कर देते हैं। बिल्कुल, अगर याद हो, कार वाले एग्जाम्पल लो। कार चाहिए थी, आपने अपने दोस्त से ले लिया, यार मेरे को चाहिए, इमरजेंसी चाहिए कार, मैं यूज करके दे दूंगा, ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं बेलमेंट। ठीक है जी, आओ जरा इसमें हम डिफरेंस देखें। अच्छा, उसको क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, किसे पोजेशन दिया जा रहा है कुछ टाइम के लिए? पोजेशन देगा फिर, पोजेशन, ओनरशिप में ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांसफर पोजेशन है, यहाँ पे ओनरशिप नहीं हो रही। और रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या रिटर्न करने हैं गुड्स? यहाँ पे तो रिटर्न पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर दिया जिसमें आपने सामान दे दिया, ओनरशिप डिलीवरी सब दे दी आपने, और सामान वो बदले में प्राइस ले लिया, पैसा ले लिया। यहाँ पे बेली जो है, बेलर मतलब जिसने कार दिया अपनी, बेली मतलब जो यूज करे, उसको रिटर्न करने पड़ेंगे अपने गुड्स जो उसने लिए हैं दूसरे से। किसको? बेलर से, जिससे लिए हैं, ठीक है, जब उसका काम पूरा हो जाए। कंसिडरेशन, भाई बदले में वो सेलर पैसा लेगा। और जो यहाँ पे बेलमेंट में क्या था, हो सकता है फ्री में दिया हो सकता है यहाँ पर क्या था, ग्रेचुटियस नॉन ग्रेचुटियस कुछ पैसे लिए, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। देन इधर लास्ट डिफरेंस इसके बीच में था सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। एक सेल है जिसमें सामान दिया, ठीक है, तो पोजेशन ट्रांसफर की, ओनरशिप ट्रांसफर की, डिलीवर कर दिया और बदले में पैसा ले लिया। एक है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या होता है? भाई जो लेबर लोग हम वो करते हैं, काम करवाते हैं जिनसे, उनको बुलाया जाता है ताकि उनसे हम क्या करवाएं, काम। only doing or rendering some work of labor, then contract is only a work and labor, not a sale of goods.
आप बताओ, जो लेबर को बुला के लाते हैं हम कि काम करें, ठीक है जी, उनसे क्या सामान हम खरीद रहे बेच रहे हैं कि उनकी कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना या कुछ कारपेंटर वाला काम या कुछ भी, है ना। तो ये डिफरेंस है मेन, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क एंड लेबर, ठीक है जी। कि लेबर को बुलाया जा रहा है दिहाड़ी पे या जो भी ठेके पे काम करवाने के लिए, नॉट फॉर सेल, सामान बेचने, है ना, उनकी स्किल वगैरह यूज हो रही है। हाँ जी, बताओ ये चीज समझ आई, डिफरेंसेस, बोलो जी बच्चों, बोलो, बोलो जी बच्चों। हाँ जी। ठीक है जी, तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। अब इधर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कैसे किया जाता है। भाई सिंपल से मोड्स हैं या वेज यहाँ पर बता रखे हैं। एक बंदा ऑफर देगा, ठीक है, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक बंदा ऑफर करेगा कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, खरीदना चाह रहा हूँ, है ना, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ऑफर। ठीक है, फिर क्या होएगी, इमीडिएटली डिलीवर किए जाएंगे गुड्स और पेमेंट की जाएगी। ठीक है, और वो देखो इसमें क्या है, सेल या वो अग्रीमेंट टू सेल, हो सकता है इमीडिएटली हो रही हो पेमेंट या आगे जाके फ्यूचर डेट पे होनी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाएगा, ये वो मोड्स बता रखे हैं इधर, तरीके बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, या हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, या हो सकता है आपने जो पेमेंट करनी है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी हो। ठीक है, या आगे जाके फ्यूचर डेट पे करनी हो, मतलब जो अग्रीमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इमीडिएट करनी है या इंस्टॉलमेंट्स में करनी है या फ्यूचर डेट पे करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, अब आगे देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या चीज है जो बेचनी है आपने। वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं या फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग मतलब अभी हैं, और फ्यूचर जो भी आगे जाके होंगे वो भी हम पीछे क्लासिफिकेशन में कर लिया गुड्स में, टाइप ऑफ गुड्स में। ठीक है जी, अब यहाँ पे दो नए पॉइंट्स थे, क्या, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं है, जिस चीज की बात थी ना, जैसे कोई दाल, वो जो दाल चावल कुछ भी होती है ना, आपको पता है ना, उनमें कीड़े लग जाते हैं, हम दवाइयां डाल के रखते हैं उसमें। तो बात हुई सेलर से कि उससे दाल लेनी है किलो, उसको पता ही नहीं कीड़ा कूड़ा लगा हुआ था उसमें। ठीक है जी, यह गुड्स खराब थे, कुछ भी फ्रूट थे वो गल गए या कुछ थे, सेलर को पता ही नहीं, विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर उसको पता ही नहीं कि सामान खराब पड़ा है। ठीक है, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। Where contract for sale of specific goods, contract is void if goods without knowledge of seller at the time when contract was made perished or become so damaged that they no longer answer to the description given in the contract. उनकी हालत थी नहीं, वो बेचे कैसे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है खराब सामान का तो वो वॉइड है। और यहाँ पे गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर था सेल और इधर इधर क्या, अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल कर लिया, प्रॉमिस कर लिया कि आगे जाके आपको हम इतने फ्रूट या ये दाल चावल इतने देंगे आगे जाके, है ना। तो अब क्या किया, प्रॉमिस तो कर लिया, पर फ्यूचर डेट आने से पहले वो सामान ही खराब हो गया, तो क्या वो रहेगा वो देने लायक, बताओ। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा, बताओ जरा। और उसमें कोई सेलर या उसकी बायर की कोई गलती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो एड हो जाएगा। सिंपल, ऐसे समझ के करोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे देखो इधर क्या लिखा है, असर्टमेंट, असर्टनमेंट ऑफ प्राइस। बच्चों अगर सेल करें कोई सामान, बदले में हमारे को पैसा भी चाहिए, तो प्राइस कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 में दे रखा है। कहती है ये जो प्राइस जो फिक्स करना है, हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने फिक्स किया हो जो प्राइस है। ठीक है जी, या अग्री टू बी फिक्स्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, या तो उसमें बता रखा है कि जो रखना है, या उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कैसे करनी है फिक्स प्राइस, या उसमें अग्री टू बी फिक्स, या उसमें तरीका बताया हो कि कैसे निकालनी है प्राइस। जैसे हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट बंदे को या वैल्यूअर को बुला के, है ना, वो गुड्स की वैल्यू की हम कीमत लगाई जाए, वो वैल्यूअर मतलब जो प्रोफेशनल्स वगैरह जो लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो हो सकता है किसी वैल्यूअर को या किसी बाहर के बंदे के बुला के हम उसको उसका प्राइस पता करें। या डिटर्मिन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, या हो सकता है जो पार्टीज है ना वो आपसी सहमति से ही कर ले।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं जो सामान बेचना है हमने। ठीक है, जो पार्टीज हैं वो आपस में डिसाइड कर ले, या कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लिया जाएगा, उसमें लिख दिया होगा कि ये रखना है प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा नहीं हुआ तो तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे निकाल, जैसे किसी वैल्यूअर को बुला के ये चीज है। हाँ जी, ये चीज समझ आई। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूअर वाला था ना, कहते हैं अगर वहां पे ये बोला हुआ है कि जो प्राइस डिटरमिन करना है कैसे, तीसरी पार्टी के थ्रू करना है। ठीक है, कहते हैं अगर वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो प्राइस इसके ऊपर जो डिसाइड करे वो तीसरी पार्टी करेगी, बाहर वाली पार्टी, जैसे वैल्यूअर हो गया, कोई भी और हो गया। ठीक है जी, तो वहां पे कहते हैं प्राइस वो तीसरी पार्टी ही करेगी, डिटरमाइन फिक्स करेगी। और अगर वो तीसरी पार्टी नहीं करती तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। या उस, या क्या किया जा रहा है, उस तीसरी पार्टी को रोका जा रहा है प्राइस फिक्स करने से। सेलर या बायर की तरफ से रोक, मतलब वो रोक रहे हैं उनको, उनमें से कोई भी सेलर या बायर या दोनों क्या करे, रोक रहे हैं उसको, तीसरी पार्टी को, तू प्राइस मत फिक्स कर, तो तब भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर बायर को अगर देखो फिर भी किसी तरह अगर ना प्राइस फिक्स हुआ तो फिर बायर क्या करेगा, रीजनेबल प्राइस पे करेगा। रीजनेबल, ये तो है नहीं कि आप बोलो कि प्राइस फिक्स नहीं हुआ, सेलर को कुछ पे ही ना करो, रीजनेबल प्राइस दे दे। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ आई आपको। बोलो जी बोलो। हाँ जी हाँ तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये देखो अगर मेरे को फिर से समराइज करना है, हमने इंट्रोडक्शन की मूवेबल गुड्स पे लगता है, बायर सेलर की डेफिनेशन की, गुड का मतलब जिसमें मेन था मूवेबल गुड्स, या जो चीजें धरती से जुड़ी हुई हैं उसको सेपरेट करना पड़ता है, इसमें एक्शनेबल क्लेम्स जमा नहीं होती। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स की बात की, इसमें आगे फर्दर डिवाइड कर स्पेसिफिक गुड्स जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्टेन गुड जो हाँ बाद में पता लगा सकते हैं, अनसर्टेन जो नहीं लगा सकते उस टाइम पे पता। ठीक है, फ्यूचर गुड जो आगे जाके होंगे हमारे पास, कंटिंजेंट जो आगे जाके किसी इवेंट पे डिपेंड करेंगे। डिलीवर करना गुड्स कैसे, एक्चुअल कर दिया। कंस्ट्रक्टिव मतलब सामान वहीं पड़ा है, बस उसका ओनरशिप, जैसे वो जो गोडाउन वाला था अब किसी और के भी यहाँ पे होल्ड करेंगे गुड्स। सिंबॉलिक में क्या था, चाबियां दे दी गोडाउन की या कार की, या हमने डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड्स दे दिए। ये किया मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट वो बिजनेसमैन या सेलर के बिहाफ पे सामान खरीदता बेचता है, या वो पैसे रेज करता है। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर करना। ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब यहाँ पे दिवाला, प्राइस जो मिलता है सेल के बदले। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब स्टेट या हालत। फिर सेल किया एकदम ट्रांसफर होती है ओनरशिप, और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, एकदम नहीं होती। और कौन कब होती है ये, मतलब सेल, अग्रीमेंट टू सेल, सेल में कब कन्वर्ट होता है, कम से कम दो पार्टीज हो, मूवेबल गुड्स हो, काइंड में ना हो, पार्टली इन काइंड कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो, कंडीशनल या अनकंडीशनल हो सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। देन बच्चों हमने डिफरेंस किया सेल और अग्रीमेंट टू सेल में। देन हमने किया सेल और हायर परचेज में डिफरेंस। देन हमने किया सेल और बेलमेंट में। ठीक है, देन हमने किया सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, सिंपल, एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, फटाफट से डिलीवर कर दो इमीडिएट, फटाफट से पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप अग्री कर रहे हो कि कैसे करनी है, इसमें वही चीजें थी, डिलीवर अभी कर रहे हो आगे जाके कर रहे हो, पेमेंट अभी कर रहे हो आगे जाके कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो। यही पॉइंट आगे दिए थे बच्चों, इमीडिएट इंस्टॉलमेंट या फ्यूचर डेट पे, है ना, यही हमने किया ना, इमीडिएट इंस्टॉलमेंट या फ्यूचर डेट पे। देन हमने किया यहाँ पर जो चीज आपको खरीदनी बेचनी है, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स है। गुड्स अगर खराब हो गए सेल से पहले तो वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये अग्रीमेंट टू सेल कर लिया था, आगे जाके जब वो डेट आनी थी उससे पहले खराब हो गए तो वॉइड हो जाएगा। प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, वो पार्टीज आपस में कर लेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा प्राइस क्या रखना है, या तरीका बताया होगा। ठीक है जी, अगर तीसरी पार्टी ने करना तो तीसरी पार्टी करेगी, अगर नहीं करेगी वो तो वॉइड हो जाएगा। क्या, अगर उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है, प्रिवेंट किया जा रहा है, तो भी वॉइड हो जाएगा। और अगर प्राइस ना फिक्स हो पाए तो बाय रीजनेबल प्राइस दे दे। ठीक है, तो ये था, देखो बच्चों हमने दो बार रिवाइज कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर। हाँ जी, आया समझ में सबको ये। हाँ जी बोलो जी, आया समझ यस में। मैम। ठीक है, तो मैं एक हाँ जी बार ये रिकॉर्डिंग रोक दूं यहाँ पर।